यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेचुरल रबर, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम नेचुरल रबर को पॉलीआइसोप्रीन भी बोलते हैं। इट मीन्स इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम आइसोप्रीन मोनोमर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही बताता हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन? नेचुरल रबर का, जिसे हम इन जनरल पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको दो आइसोप्रीन के स्टीरियो आइसोमर्स बताऊंगा, एक सिस पॉलीआइसोप्रीन और एक ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। समझिएगा। पहले तो हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। पॉलीआइसोप्रीन बनाने के लिए वी विल टेक आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फार्मूला कैसे याद रखेंगे? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन बना दीजिए। पहले दो के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करिए। दो और दो चार, कंप्लीट हो गई। दो तीन और एक चार, दो तीन और एक चार, दो और दो चार। ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। तिवारी सर 1,3-ब्यूटाडाइन क्यों? 1 2 3 4। एक बार 1 के बाद डबल बॉन्ड है और एक बार 3 के बाद डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूट, दो इन है तो डाइन, ब्यूटाडाइन। एक बार 1 के बाद एक बार 3 के बाद है, तो हम इसका नाम ले सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 वाले से एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर हम एक काम करें कि चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पर हम क्या करें, एक मिथाइल ग्रुप लगा दें। 2 वाले से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और हमने यहाँ पर बच्चों एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल डैश 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर इसका आप IPSC नेम लिखें और यदि आप इसका कॉमन नेम लिखें तो हम इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, है ना। ये मोनोमर है। इट इज़ अ मोनोमर ऑफ प्रिपेयरिंग नेचुरल रबर या पॉलीआइसोप्रीन। हमने इसके एन मॉलिक्यूल ले लिया। अब हम बच्चों क्या करवाएंगे, इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्यों करवाएंगे? क्योंकि जब हम इसको मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। चलिए हम करवाते हैं, हम इसका करवाते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब हम किसी मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जितने भी डबल बॉन्ड है हम उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड C, थोड़ा और करीब से लिखते हैं। पॉलीमराइजेशन थोड़ा करीब लाते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अब आप एक काम करिए, एक तरफ से इसको बैलेंस करिए। सबसे पहले सारे डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब एक तरफ से बैलेंस करिए। 2 3 1 4, 1 2 3, ये 4 यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। बैलेंस करते समय भी डबल बॉन्ड दोबारा आ सकता है। तो और इस पूरे का क्या लिख देते हैं बच्चों? इस पूरे का होल एन। वहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ होल एन हो गया। तो आइसोप्रीन के पहले पॉली लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन। इसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर, है ना बच्चों। आप लोगों को मालूम है इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस में देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 CH2 ग्रुप है। पॉलीआइसोप्रीन में या नेचुरल रबर में 2 CH2 ग्रुप है। अभी अगर ये CH2 ग्रुप दोनों एक तरफ होते, सेम साइड होते, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिस पॉलीआइसोप्रीन, है ना। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है। कैसे होगी, मैं भी आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। पहली क्या होगी कि ये दोनों CH2 ग्रुप एक तरफ होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा।
उस फॉर्म में हम इसको बोलेंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन। हम इसको बोलेंगे बच्चों सिस पॉलीआइसोप्रीन। इस कंडीशन में ये जो पॉलीमर होगा हम इसको बोलेंगे नेचुरल रबर। क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको बोलेंगे नेचुरल रबर। लेकिन अगर ये एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इस कंडीशन में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तो हम इसे बोलेंगे ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसे बोलेंगे ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। अगर एक तरफ है तो सिस और दूसरी तरफ है तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन का नाम होता है बच्चों गुट्टा पर्चा। इसका नाम होता है गुट्टा पर्चा। तो ये ध्यान रखिए कि पॉलीआइसोप्रीन तो नेचुरल रबर है ही है, लेकिन नेचुरल रबर में जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ये किस फॉर्म में होगी? सिस के फॉर्म में होगी या ट्रांस के फॉर्म में होगी? अगर ये सिस के फॉर्म में होती है तो हम इसे नेचुरल रबर कहेंगे, लेकिन अगर ये ट्रांस के फॉर्म में होती है तो हम इसे गुट्टा पर्चा कहेंगे। तो ये नोट कर लीजिए कि व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन मोनोमर्स टेक्स प्लेस देन इट फॉर्म्स पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर। एंड इफ यू सी on the basis of stereochemistry, तो इन cis polyisoprene form we will say it as natural rubber, हम इसे natural rubber बोलेंगे। लेकिन अगर ये trans polyisoprene form में है बच्चों तो हम इसे क्या बोलेंगे? then it is called as gutta parcha, है ना? it is called as gutta parcha if it is in trans form। is it clear बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं और ये वाला आपका जो नेचुरल रबर का पॉलीमर है इसे मैं दिखे रहने देता हूं। तो हम यहां पर पहले वाले की बात करते हैं, नेचुरल रबर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 फर्स्ट नेचुरल रबर यानी पॉलीआइसोप्रीन, और ये जिस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा? सिस फॉर्म में होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई कि नेचुरल रबर किस फॉर्म में होती है तो आप बोलोगे सिस पॉलीआइसोप्रीन के फॉर्म में होती है, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे बनाएंगे बच्चों। जो नेचुरल रबर होती है इट possess द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलास्टोमर। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट possess यानी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इट possess द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है बोलो? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, देयरफॉर कॉल्ड इलास्टोमर। इसलिए बच्चों हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं? हम इसे इलास्टोमर की कैटेगरी में रखते हैं। किसको? सिस पॉलीआइसोप्रीन को या नेचुरल रबर को। अब कभी कभी हमसे पूछा आता है पेपर में कि नेचुरल रबर कैसे बनता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम प्लांट, रबर प्लांट, विच इज कॉल्ड एज लेटेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स होता क्या है? ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल इन वाटर। Latex is the colloidal solution of rubber particles, रबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, colloidal solution of rubber particles in water, rubber particles in water। रबर के पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन पानी में कहलाता है लेटेक्स। इट इज क्लियर। नंबर 3, अगर मैं आपसे बोलूं ये तो कि किसी भी नेचुरल रबर की रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती हैं, तो आप बोलोगे कि तिवारी सर इनकी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं पॉलीआइसोप्रीन, है ना। जो पॉलीआइसोप्रीन होती हैं इट विल बी इट्स रिपीटिंग यूनिट्स, इट्स रिपीटिंग यूनिट्स विल बी पॉलीआइसोप्रीन। इज इट क्लियर? तो इनकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं बच्चों वो क्या होती है? सिस फॉर्म में होती हैं। तो तीसरी हम बात कर सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीआइसोप्रीन इज इन सिस फॉर्म, इज इन सिस पॉलीआइसोप्रीन। इनकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन नहीं होती, वो होती है सिस पॉलीआइसोप्रीन। अब तिवारी सर उसको कैसे बनाएंगे? देखिए मैं आपको उसको बना के बताता हूं। ये तो उसका पुराना स्ट्रक्चर था जो मैंने बताया था। अब रिपीटिंग यूनिट्स को कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा इसको हम किस तरह से रिपीटिंग यूनिट्स को हम शो करते हैं, ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉलीआइसोप्रीन में देखिए दोनों CH2 को ऊपर बना दो
तो ये मैंने बना दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों CH2 को ऊपर बना दो, तो ये मैंने बना दिया CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, इसको इससे कंपेयर करिए, CH2 CH3, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया C, ये हो गया CH2 और ये हो गया H, यही है, आप देखिए यही है। ये रिपीटिंग यूनिट्स क्या है? सिस पॉलीआइसोप्रीन। यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो होंगी सिस पॉलीआइसोप्रीन। तिवारी सर सिस क्यों बोला? दोनों CH2 एक तरफ है, ये एक यूनिट होगी। चलिए दूसरी यूनिट लेते हैं भाई, दूसरी यूनिट लेके बताते हैं कि इसकी दूसरी यूनिट कैसे काम करती है। चलिए हम इसकी दूसरी यूनिट लेते हैं। मैंने ये ले लिया CH2, मैंने ले लिया CH2, है ना, मैंने क्या ले लिया बच्चों? आई हैव टेकन हियर CH2, ये ले लिया C, ये ले लिया H, डबल बॉन्ड C, ये ले लिया CH2 और ये ले लिया H। यही चीज़ है, देखिए CH2 C, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं आ पा रहा है, मैं अब आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो पहला ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है, हमने नीचे ले लिया। अगला सिस फॉर्म हम बनाते हैं बच्चों, यहाँ देखिए सेम यही बना दीजिए, यही वाला बना दीजिए। चलिए यही बनाते हैं, CH2 हो जाएगा C, हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा H। अब हम इसको जोड़ देते हैं आपस में, इसको क्या करते हैं बच्चों? आपस में हम इसको जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो CH2 था CH2 से जोड़ दिया, ये वाला CH2 है CH2 से जोड़ दिया, ये वाला डैश कर दिया, ये वाला डैश कर दिया, और इस पूरे का मैंने क्या ले लिया? होल एन ले लिया। स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया सिस पॉलीआइसोप्रीन। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस पॉलीआइसोप्रीन, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, सिस पॉलीआइसोप्रीन, तो इस फॉर्म को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज नेचुरल, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर, है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी पूछा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस। कैसे? ये इन्होंने ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, CH3 था, ये डबल बॉन्ड हो गया, C था, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे H अंडरस्टूड है कि H है, ये हो गया CH2, ये हो गया C, ये बन गया CH3, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, है ना, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर हो गया, इस पूरे का होल एन हो गया। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में बना लिया जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सिस पॉली आइसोप्रीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल रबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल रबर दिस पॉलीआइसोप्रीन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, तो विल से तिवारी सर इट विल बी एग्जिस्ट इन सिस पॉलीआइसोप्रीन फॉर्म। इज इट क्लियर? एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैंने इसके बारे में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या होता है बच्चों, जो फोर्सेस पाई जाती है इसके अंदर, वो पाई जाती है वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग दिस सिस पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन। और वीक वंडरवॉल फोर्सेस होने के कारण ही क्या होता है बच्चों कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं होता, इसका होता है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई जो नेचुरल रबर है, इस नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो विल से दैट इट विल हैव क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट कैन बी स्ट्रेच्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। इट कैन बी STRETCHED, it can be stretched in the form of spring, in the form of spring. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के बारे में बच्चों हमने क्या पढ़ा? नेचुरल रबर
is called as cis polyisoprene. It possesses the property of elasticity. That's why it is also called as elastomer. It is prepared from latex. What is latex? Colloidal solution of rubber particles in water. Its repeating unit is polyisoprene, but it will be present in the form of cis polyisoprene. उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता दिया, ताकि जेई मेंस वगैरह या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें इसका स्ट्रक्चर देते हैं तो विल नॉट बी कंफ्यूज. वीक वन टू वॉल फोर्सेज आर फॉर्म्ड अमंग बिटवीन इट्स सिस polyisoprene एंड ड्यू टू दिस रीजन इट विल हैव coiled स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो coiled स्ट्रक्चर होता है. इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों अगर यही पॉलीआइसोप्रीन अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्म में हो जाए, किस फॉर्म में हो जाए? ट्रांसफॉर्म में हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज गुट्टा पर्चा. गुट्टा पर्चे के बारे में यदि हम बात करें तो पहली हम बात ये कर सकते हैं कि इट इज अ सिंथेटिक रबर. गुट्टा पर्चा इज अ सिंथेटिक रबर. ये जो है सिंथेटिक रबर कहलाती है. भाई कोई अगर आपसे पूछे कि भाई गुट्टा पर्चा में या नेचुरल रबर में ये सिस ट्रांसफॉर्म क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इट फॉर्म्स ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन स्टीरियोमर. ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन स्टीरियोमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है ना. ये काहे में एग्जिस्ट करता है बच्चों? ट्रांस पॉलीमर स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर? तो गुट्टा पर्चा इज अ सिंथेटिक रबर. ये बच्चों कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड थ्रू फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. ये किस मैकेनिज्म के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है? तो इट इज फॉर्म्ड थ्रू फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीआइसोप्रीन. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन. तो आइसोप्रीन का बच्चों जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है तब ये जाकर हमें ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन के फॉर्म में बनता है. इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इसका स्ट्रक्चर अगर होता है तो वो स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा, है ना. इसके स्ट्रक्चर की बात हम समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिए. अब देखिए CH2C यहाँ पर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा H. ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, है ना. यहाँ पर अपोजिट है, ट्रांस है ना. तो अगर एक CH2 बच्चों ऊपर होगा तो H क्या भाई? ट्रांस है. तो एक CH2 अगर ऊपर होगा तो दूसरा CH2 कहाँ होगा बच्चों? दूसरा CH2 नीचे होगा. चलिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं. चलिए चलते हैं. ये हो गया आपका CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड C, ये हो गया H, ये हो गया CH2. तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. वही है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन. तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2C, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2. आप एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पर CH2 ट्रांसफॉर्म में है. ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है. किस फॉर्म में होता है? ये ट्रांसफॉर्म में होता है. चलिए जोड़ते हैं. इस CH2 से ये वाला CH2 जुड़ गया, इस CH2 से ये वाला CH2 जुड़ गया, ये वाला CH2 हमने यहाँ पे बॉन्ड कर दिया, ये वाला CH2 हमने बॉन्ड कर दिया और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल एन हो जाएगा. तो यहाँ पर भी वही पॉलीआइसोप्रीन है, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में है? तो हम ये कह सकते हैं कि तिवारी सर यहाँ पर ये ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन के फॉर्म में है. और अगर ये यहाँ पर ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन के फॉर्म में होता है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड एज गुट्टा पर्चा. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गुट्टा पर्चा इज नॉट अ काइंड ऑफ नेचुरल रबर, इट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक रबर. ये हमेशा ध्यान रखना कि आइसोप्रीन आफ्टर पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीआइसोप्रीन, बट इफ दिस पॉलीआइसोप्रीन इज इन सिस फॉर्म then it is called as natural rubber, and if it will be in transform then it is called as a synthetic rubber. अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए.
जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आपकी ये वाली चीज़ हो गई, ये हो गया, ये CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH तो इसी में सिमुलेट हो जाएगा, CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये C हो गया, ये आ गया CH3, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, H यहीं आ गया, ये CH2, दूसरा CH2, ये C, ये हो गया CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड, H इसी में आ गया, ये CH2, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, और इस पूरे का हो जाएगा होल N। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर एक ही चीज़ है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। पिछले वाले और इस वाले में बच्चों एक चीज़ ये है कि पिछला वाला क्या था, इलास्टिक होता था एंड विल हैव coiled structure. It is elastic and will have coiled structure. It is non-elastic in nature. It is non-elastic in nature. अगर हम इसके elasticity की बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो नॉन एलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चेन होती है ना वो रेगुलर जिगजैग चेन्स होती है। मैं लिख रहा हूँ, तो 3 पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, 4th पॉइंट, इट विल हैव रेगुलर जिगजैग चेन्स। इसकी जो चेन होती है वो उसकी कॉइल चेन होती है। इट विल हैव रेगुलर जिगजैग चेन्स एंड देयरफॉर इट विल बी नॉन इलास्टिक इन नेचर। इट विल बी नॉन इलास्टिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो नॉन इलास्टिक नेचर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो गुट्टा पर्चा की बात की है कि ये ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है, ये सिंथेटिक रबर के फॉर्म में होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो ये ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन के फॉर्म में होता है। इट इज़ फॉर्म थ्रू फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो इसकी पॉलीआइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेगुलर जिगजैग चेन्स होती हैं, इसका नेचर इलास्टिक नहीं होता है, इट इज़ नॉन इलास्टिक इन नेचर। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इफ इट इज़ इन ट्रांसफॉर्म it will exist in synthetic rubber. If it will be in a cis form, then it will be in a natural rubber form. बच्चों जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 तरह के पॉलीमर्स आते हैं, एटैक्टिक पॉलीमर्स, आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। तो यहाँ पर मैं आपको एटैक्टिक पॉलीमर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन चेन्स आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि कार्बन चेन जो है ये रैंडम मैनर में अरेंज्ड है। मतलब देखिए क्या होता है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखें, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हम मॉलिक्यूल लेते हैं N मॉलिक्यूल। अगर आपने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, यहाँ पर होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जब हम इसका मोनोमर का पॉलीमर बनाते हैं तो हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया CH2CH, ये आपकी रिंग बन जाती है, और एक ये हो गया और होल N। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। यही तो है, ये आपका मोनोमर है, ये जो है ये आपका मोनोमर है, और ये आपका पॉलीमर है। लेकिन अब हम किस कंडीशन में इसको हम एटैक्टिक बोलेंगे? इसको हम एटैक्टिक उस कंडीशन में बोलेंगे जब इसका जो रिंग का स्ट्रक्चर है वो अल्टरनेट पोजीशन में लेफ्ट राइट होता है। पहले कहाँ आएगा? पहले ये आएगा लेफ्ट की तरफ, फिर आएगा राइट की तरफ, फिर आएगा लेफ्ट की तरफ, फिर आएगा राइट की तरफ। तो यदि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी सब्सटेंट ग्रुप का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एटैक्टिक पॉलीमर है। ज़्यादातर जो एटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं PVC, अब जैसे मान लीजिए हम इसको पॉलीस्टाइरीन न लेकर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लेते, तो एक बार Cl यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर लेफ्ट आता, फिर राइट आता, तो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एटैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। ये कैसे बनता है बच्चों? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कोई आपसे पूछे कि एटैक्टिक पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय विच पॉलीमराइजेशन, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसका स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, इसके अंदर हम किसी भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीप्रोपिलीन, या हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सब्सटेंट चेन नहीं होती है, सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना होता है, मीजोडाइड स्ट्रक्चर होता है, इसका मीजोडाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मीजोडाइड। अच्छा,
इसके ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, 1 to 99% जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एटेक्टिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया एटेक्टिक, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों नाउ विल टॉक ऑफ आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स। अगर आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स आते हैं तो उनमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड। इसके पहले वाला जो अपन ने स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने देखा था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था, लेकिन अगर हम ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटेक्टिक पॉलीमर, तो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटेक्टिक पॉलीमर, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड। जैसे सपोज करिए कि अगर हम पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देखें, ये बनता कैसे, पॉली आइसोप्रीन मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH3 है ना, इसके एन मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका नाम होता है प्रोपिलीन है ना, मैं आपको बता चुका हूँ ये इसका फॉर्मेशन प्रोपिलीन एन मॉलिक्यूल, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है यहाँ पे, डबल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल में, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस पूरे का होल एन। तो ये जो आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होता है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम साइड होता है। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये CHH हो गया, C किसी भी एक तरफ बना लीजिए, H ये मैंने CH3 लगा दिया, फिर से CHH CH, फिर से हमने CH3 इधर बना लिया, फिर से CHH CH, फिर से हमने CH3 यहाँ बना लिया, CHH, इस पूरे का होल है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसकी जो पेंडेंट्स ग्रुप है, पेंडेंट्स ग्रुप बोलते हैं या जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बोलते हैं, ये कहाँ पर है, ऑन द सेम साइड, ये एक तरफ है। अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स या पॉलीमराइजेशन। तो सब्सटेंस ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेमी क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ पर कैटलिस्ट इज नीडेड, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम पॉलीप्रोपिलीन बनाते हैं तो यहाँ पर हमको जिगलर नाटा कैटलिस्ट चाहिए होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट हमको चाहिए होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट चाहिए होता है। एग्जाम्पल पॉलीप्रोपिलीन ले लो या पॉलीस्टाइरीन भी ले सकते हैं। भाई अगर हम इसी को मान लीजिए कि पॉलीप्रोपिलीन ना कह के, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पॉलीप्रोपिलीन का स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मान लीजिए मैं पॉलीस्टाइरीन का मैं आपको आइसोटेक्टिक पॉलीमर बनाने को बोलूँ तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ आपने CH3 लगाया है यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दो और सारों को एक तरफ कर दो। अच्छा, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी आइसोटेक्टिक फॉर्म में होता है। हेलिक्स कन्फिगरेशन होता है इसका और 100% यहाँ पर मीजोडाइड होता है। ध्यान रखना, पहले वाले में 1 to 99% मीजोडाइड था, लेकिन यहाँ पर जो आइसोटेक्टिक कन्फिगरेशन में जो हमारे मीजोडाइड होते हैं ये 100% मीजोडाइड होते हैं। तो नोट डाउन बच्चों दिस इज द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये हमारा आखिरी है जिसे हम सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। देखिए सारे पॉलीमर्स में अरेंजमेंट केवल आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का है। इफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर इन अल्टरनेटिंग पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन देखिए, दूसरे में पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन आपके सिंडियोटेक्टिक में भी हो सकता है, एटेक्टिक में भी हो सकता है, आइसोटेक्टिक में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगर इस सिंडियोटेक्टिक में तो क्या हो गया, एक बार फिनाइल ग्रुप लेफ्ट है, दूसरी बार फिनाइल ग्रुप राइट है, फिर फिनाइल ग्रुप लेफ्ट है, फिर फिनाइल ग्रुप राइट है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर इन अल्टरनेटिंग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्पेशल टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं मेटालोसिन कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन, MCP है ना, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज MCP विच इज कॉल्ड एज मेटालोसिन कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन। पहले वाले का स्ट्रक्चर एटेक्टिक का था एमॉर्फस, आइसोटेक्टिक का था आपके सेमी क्रिस्टलाइन, और सिंडियोटेक्टिक का स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्टिक का था 1 to 99% था आपके मीजो, और आइसोटेक्टिक का आपके 100% मीजो था। लेकिन जो डाइड बनते हैं इसके अंदर सिंडियोटेक्टिक में वो 100% रेसिमो डाइड बनते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100% रेसिमो डाइड्स आर फॉर्म। इसका एग्जाम्पल गुट्टा पर्चा विच इज फॉर्म फ्रॉम पॉली आइसोप्रीन। कब बनता है बताइए ये,
जब ट्रांस पॉलीमराइजेशन होगा पॉलीआइसोप्रीन का तो गुट्टा पर्चा बनता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन व्हाट इज गुट्टा पर्चा. सो इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट डेंटल फिलर विच इज यूज्ड इन रूट कैनल ट्रीटमेंट. जब हमारे दांत खराब हो जाता है तो उसके अंदर दांत में छेद करके इसके अंदर गुट्टा पर्चा जो है इसको फिलअप किया जाता है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट PMMA या पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीस्टाइरीन. ओनली द डिफरेंस इज दैट द सब्सटेंस ग्रुप्स आर इन अल्टरनेट पोजीशन. इज इट क्लियर बच्चों? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस किया विच आर जनरली कंफ्यूजिंग फॉर दो स्टूडेंट्स विच डू प्रैक्टिस फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटैक्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिंडियोटैक्टिक, and what do you mean by tactic polymerization, what is the difference between them, and in what way we can differentiate with reference to their structure को लेकर हम कैसे उसको differentiate कर सकते हैं. इसके बाद मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई थी कि जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, और जो सिंथेटिक रबर होता है वो गुट्टा पर्चा होता है, एंड विच इज ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस पॉलीआइसोप्रीन पॉलीमर and trans polyisoprene polymer. तो बच्चों, this will be very important from competitive examination point of view. Okay students, good day to all of you बच्चों. देखते रहिएगा. इसके बाद I am going to start next unit which is very important for your competitive examination point of view, as is called as surface chemistry. Okay students, good day to all of you बच्चों.